नमस्कार मित्रों, सच्चाई सरदार पटेल की के 5वें एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज 11 दिसंबर 2020 है, जबकि 78 सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने लंबी चिट्ठी लिखी है किसानों के आंदोलन के समर्थन में कि केंद्र सरकार को उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए, वो जायज हैं। किसान इस देश का बैकबोन है और मेरे ख्याल से किसानों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हालांकि सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों ने तो यहां तक कह डाला है कि ये किसान आंदोलन को चाइना से, पाकिस्तान से, अन्य देशों से समर्थन मिल रहा है। जिस देश की अपनी समस्या हम स्वयं हल नहीं कर सकते, अपनी जनता की बात को हम स्वयं हल नहीं कर सकते, उसके बारे में हम इतने बड़े समूह के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें तो मेरे ख्याल से कहीं कुछ खोट है, ये तो समझ लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसानों की जो जायज मांगे हैं उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और ये 78 आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो रहे, उन्होंने अपने नाम के साथ ये निवेदन करा है कि उनको समर्थन करा है फार्मर्स एजिटेशन को। ये बात कोई कम गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार को सत्ता में कोई भी हो, राज्यों में सत्ता में कोई भी हो, कोई भी दल हो, उनको अपने लोगों की बात को सुनना चाहिए और ऐसे कानून बनाने के पहले उसकी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अनुसार उसको लोगों से, संबंधित लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए, मगर ऐसा कुछ किया नहीं गया है, ये हकीकत है। तो ये 3 कानून जो कृषि उत्पन्न के सिलसिले में जो बनाए गए, उसके बारे में हम मानते हैं, यानी ये न केवल आईएएस और आईपीएस अधिकारी बल्कि हम स्वयं भी मानते हैं कि किसानों की जायज मांगों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार में ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब अंग्रेज सरकार थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, तभी भी अंग्रेज सरकार भी उनकी जायज मांगों को मानती थी। तो अब तो हमारी अपनी सरकार है, कोई पराई सरकार तो है नहीं। इसलिए शासकों को इतनी समझ आना चाहिए, वरना ये 78 आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो कि सत्ताधीशों का समर्थन करके कोई मलाईदार पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग भी ले सकते थे, मगर वो खुलकर किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बात में, उनमें कोई निष्ठा बची हुई है। और जब हम आईएएस और आईपीएस की बात करते हैं तो सरदार पटेल का क्या योगदान है, उस बात पर तो आना ही चाहिए। सरदार पटेल ने इस देश को बनाए रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए, इसका उसको संगठित रखने के लिए नेशनल लेवल पर आजादी आने के पहले, यानी कि अक्टूबर 1946 में इस देश के प्रीमियरों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई थी, जिसमें कि उन्होंने तय किया कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए ऐसा एक ऑल इंडिया सर्विस गठित करना चाहिए जो कि हमारे स्वप्नों के भारत को आगे बढ़ाए, उसका निर्माण करे, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। क्योंकि अंग्रेजों की जो सिविल सर्विस थी, आईसीएस और आईपी, वो उनकी निष्ठा वो अंग्रेजों के प्रति थी,
यानी वो भले ही शासन यहां करते थे मगर उनकी जो निष्ठा थी वो अंग्रेज शासकों के प्रति थी। इसलिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि इस देश के प्रति निष्ठा रखें। व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखने की बात उन्होंने तनिक भी नहीं कही थी। यानी जो शासक हैं उनके साथ साथ प्रशासक, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हमने जब स्वीकार किया तो आईसीएस और आईपी की जगह पर आईएएस और आईपीएस वगैरह वगैरह केंद्रीय सेवाएं स्थापित करने का जो योगदान है वो सरदार पटेल के जिम्मे रहा। और सरदार पटेल की ये दीर्घ दृष्टि थी कि हर क्षेत्र में उन्होंने आने वाले कल के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्र को सुगठित करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं करना चाहा था। सरदार का योगदान कुछ कम नहीं था। और सरदार साहब ने कैसे वक्त पर ये किया था। मेरी पिछले दिनों एक मित्र से बात हुई जो कि इस राज्य के, गुजरात के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को तैयार करने के लिए काफी कुछ उन्होंने योगदान किया है। वो बड़े परेशान थे, निरुत्साह थे। वो बोले कि सरदार साहब ने ये नहीं जाना होगा कि कैसे हाल हो जाएंगे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के, उनके बर्ताव के, उनके व्यवहार के। क्योंकि मैं हमेशा टीवी चैनलों पर भी कहता रहता हूं और वो सुनते भी रहते हैं, इसलिए उनका ये प्रतिभाव था, वेदना थी उनके कहने में। क्योंकि मैं कहता हूं कि अपने बाप की उम्र के लोग जब मेमोरेंडम देने के लिए कलेक्टर के पास आते हैं तो गुजरात में तो कम से कम कलेक्टर है ना, वो जैसे सबका बाप है, जो हमारे पैसों पर पलता है, टैक्स देने वाली जनता के पैसों का पलता हुआ नौकर है, मगर वो बैठे बैठे आवेदन पत्र स्वीकार करता है। उसमें ये तमीज भी नहीं है कि एक सहज कॉमन कर्सी जो होना चाहिए कि उठ खड़े होकर उनका आदर करते हुए उनका मेमोरेंडम स्वीकार करना चाहिए। एक अपवाद मैंने देखा है, वो भावनगर जिले के कलेक्टर गौरांग मकवाना, जो कि खड़े होकर मेमोरेंडम स्वीकार करते हैं और सबसे प्यार से बात करते हैं। गौरांग मकवाना, क्योंकि मैं चारुतर विद्या मंडल में आईएएस एकेडमी का भी मैं निदेशक था, तो मैं उनको वहाँ निमंत्रित करता था। और हमारे स्पीपा में जो आईएएस ट्रेनिंग जो हुआ करती थी, उसके जो आचार्य साहब थे, वो आचार्य साहब और गौरांग मकवाना हमारे जो आईएएस और आईपीएस और सिविल सर्विस के जो प्रशिक्षार्थी थे, उनका मार्गदर्शन करने के लिए वल्लभ विद्यानगर में आते थे। इसलिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। अब सरदार साहब की जरा बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 10 अक्टूबर 1949, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट का वॉल्यूम है और बुक नंबर 5 है। बुक नंबर 5 आप भलीभांति देख सकते हैं, क्योंकि पहले 10 वॉल्यूम लोकसभा सेक्रेटरीट ने प्रकाशित किए थे, वो अब 5 वॉल्यूम में समा लिए हैं। तो इसमें 10 अक्टूबर 1949 इस पर सिविल सर्विस को कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा कवच देने की बात जो थी, उस पर बहस उस दिन हुई थी। और जो बातें हुई वो आपको ताज्जुब कर देगी। बातें ये थी कि जब मंत्रियों को प्रति माह 750 से 1000 रुपीज का मानधन मिलता था, यानी आजकल तो वो वेतन ले रहे हैं, यानी सेवा के बदले में मेवा ले रहे हैं। आजकल तो लाखों में ले रहे हैं, कम नहीं, सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं देश के। अब देखिए,
सेवा के नाम पर मेवा बटोर रहे हैं। ये सत्ताधीश जो हैं वो बाकी तो क्या क्या करते हैं वो आप भली भांति जानते हैं, उसमें कोई दल अपवाद नहीं है। मगर उस वक्त जब मंत्रियों को, यानी अभी तो आजादी आना था, और जो मंत्री थे इंटरिम गवर्नमेंट में, जो मंत्री थे उनको 750 से 1000 रुपया मानधन मिलता था प्रतिमाह, तब आईसीएस अधिकारियों को जो वेतन मिलता था प्रतिमाह वो 4000 रुपये से 5000 रुपये था। और यहां पर अनेक सदस्यों ने उसकी बात भी छेड़ी है। मगर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, और सरदार पटेल को छोड़कर कईयों ने, कांग्रेस के जो लीडरान थे उन्होंने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस ही तो था पार्टी के नाते, तो उन्होंने कहा बहुत लोगों ने आईसीएस और आईपी अधिकारियों को कोई भी सुरक्षा कवच देने का विरोध भी किया था, उनको राष्ट्रद्रोही तक करार दिया था। और सरदार पटेल ने तब कहा था कि यदि वो राष्ट्रद्रोही हैं तो मैं सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही हूं। उन्होंने जो योगदान किया, मान लीजिए कि अंग्रेज शासक रहे तब वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखते रहे हैं, मगर अब जबकि आजादी आ रही है, आजादी आ चुकी है और हम जब स्वतंत्र हो चुके हैं, तो जो लोग अपने देश के प्रति निष्ठा रखेंगे उन लोगों में हमें श्रद्धा रखना चाहिए। पंडित नेहरू सहित कई ऐसे टावरिंग पर्सनालिटीज थे कि जिन्होंने आईसीएस अधिकारियों का विरोध किया था। अब देखिए स्थिति क्या थी उस वक्त। जो मुस्लिम अधिकारी थे आईसीएस में या आईपी में, वो तो पाकिस्तान चले गए अधिकांश, कुछ बचे यहां रहे भी क्योंकि उन्होंने वो विकल्प स्वीकार किया भारत का। कुछ जो थे अंग्रेज जो थे वो ब्रिटेन चले गए, इंग्लैंड चले गए, और यहां जो रहे जो भारतीय मूल के थे और जो लोग भारतीय आजादी की सेवा में रहना चाहते थे, हालांकि उनके सामने भी विकल्प तो था कि वो वहीं पर इंग्लैंड चले जाएं, तो वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उनकी सेवा लेने की। मगर जिन्होंने भारत के प्रति निष्ठा व्यक्त की, तो ऐसे अधिकारियों के समर्थन में खुलकर सरदार साहब बोले। और ये भाषण मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सब लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए जो लोग सिविल सर्विस के एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं। सिविल सर्विस के मायने क्या है? सिविल सर्विस के संस्थापक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा स्वप्न देखा था, क्या उनकी अपेक्षाएं थीं, ये हमें समझना चाहिए। मेरे एक छात्र डॉक्टर अंकित पटेल ने आईएएस के संस्थापक सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पीएचडी करा, और शायद ही गुजरात में किसी ने इस विषय पर पीएचडी करा होगा। तो उनका जो शोध ग्रंथ है, वो अभी तो पुस्तक के रूप में आ भी गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है। और ऐसे सिविल सर्विस में जो लोग हैं या तो जो लोग जाना चाहते हैं, वो डॉक्टर अंकित पटेल की एक किताब अवश्य पढ़े, ऐसा भी मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि उसमें सरदार पटेल का विजन वो खुलकर रखा गया है, कोट अनकोट। तो सरदार साहब ने क्या कहा था, मैंने इस पर काफी कुछ लिखा भी है, कई मेरे कॉलम में, एशियन वॉइस लंदन के कॉलम में भी मैंने लिखा है, और मैं एक पैरा पढ़ लेता हूं, अंग्रेजी में है, भली भांति आप समझ लेते हैं।
From the time of Mrs. Indira Gandhi to the present government of Mr. Narendra Modi, topic of committed bureaucracy and judiciary has always remained center of debate. It is quite natural for the Prime Minister and other ministers to have obedient bureaucrats. Traditionally, in Indian democracy, references of bureaucratic style are regularly quoted from the period of Nehru and Sardar. With reference to the bureaucracy, it is very essential to understand the desired practices followed by Sardar Patel as contributed in the constituting the model of Indian administrative service and Indian police services. His views should be considered authentic to understand and analyze it. Earlier in the British India, British and Indian officers were allowed to join the Indian civil service. At the same time, there was provision for Indian police in the British police services. अक्टूबर 1946 में सरदार पटेल ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैसी कैसी कल्पना रखी और आईएएस अधिकारियों की जो पहली बैठक हुई है उनके साथ उसको उन्होंने संबोधित किया। तो सरदार पटेल ने क्या क्या कहा, उनके क्या स्वप्न थे, वो भी उन्होंने बहुत खुलकर ये कहा है। और हम उनके ये 10 अक्टूबर वाली जो बात है उसको मैग्ना कार्टा फॉर द राइट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये हम कहते हैं, तो वो भी एक पढ़ने लायक बात है। वो 10 अक्टूबर के उनके भाषण में उन्होंने कहा है कि यदि आप एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ऑल इंडिया ब्यूरोक्रेसी चाहते हैं, सर्विसेज चाहते हैं, तो मेरी आपको ये सलाह होगी कि उसको खुलकर मुंह खोलने की छूट दी जाए। उनका ये शब्द प्रयोग था कि आई एडवाइज यू टू अलाउ द सर्विसेज टू ओपन देयर माउथ फ्रीली। इफ यू आर अ प्रीमियर, it would be your duty to allow your secretary or chief secretary or other services working under you to express their opinion without fear or favor. But I see a tendency today that in several provinces the services are set upon and told, no, you are servicemen, you must carry out our orders. देखिए, आप नौकर हैं और नौकर की तरह बर्ताव करें, मगर नौकर का भी स्वाभिमान होता है, उसके स्वाभिमान का भी हमें आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप उनको अधिकार और प्रिविलेजेस देवें, मैं उसका समर्थन करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि इफ यू डू नॉट एडॉप्ट दिस कोर्स देन do not follow the present constitution. Substitute something else. Put in a Congress constitution or some other constitution, or put in RSS constitution, whatever you like, but not this constitution. This constitution is meant to be worked by a ring of service which will keep the country intact. There are many impediments in the constitution which will hamper us, but in spite of that we will have our collective wisdom come to a decision that we shall have this model wherein the ring of service will be such that will keep the country under control. देखिए, ये पूरे देश में एकता, देश की एकता बनाए रखने के लिए सरदार साहब ने अधिकारियों को, आईसीएस अधिकारियों जो भारत में रहना चाहते थे, उनको भी संविधान का सुरक्षा कवच दिया, बल्कि आईएएस और आईपीएस सहित ऑल इंडिया जो सर्विसेज थी उनको भी सुरक्षा कवच दिया। किंतु उन्होंने इसी भाषण में कहा था कि मान लीजिए कि कोई अधिकारी करप्ट है, कोई अधिकारी आपकी योग्य बात को मानता नहीं है, वो डिसिप्लिन तोड़ता है, तो आप मेरे ध्यान में लाइए, उसको सजा देंगे।
एक्शन तो लेंगे, यानी जो शासक हैं उनका प्रभाव उन पर रहेगा। और इस प्रकार से सरदार साहब ने ये सिविल सर्विस का ढांचा तैयार किया। और ये सिविल सर्विस से जो अपेक्षाएं थी, हमें लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा, एसके सिन्हा, जिन्होंने आर्मी चीफ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उनको नहीं बनाया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपनी सर्विस से। मगर क्यों इस्तीफा दिया था? इसलिए नहीं कि वो किसी एक दल के समर्थक थे, अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और हमेशा अधिकारियों के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। जैसे कि वो मधु मेहता, हिंदुस्तानी आंदोलन के मधु मेहता के यहाँ पर जब एसके सिन्हा हमें मिलते थे मुंबई में, तो वो कभी लालू के जंगल राज की बातें आजकल राजनीति में होती है ना, तो बोले कि आईएएस अधिकारी या तो आईपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सिगरेट वो उसको जला के देंगे, या तो उनके जूतों की लेस बांधेंगे। इसके लिए तो आईएएस अधिकारी नहीं बने थे, आईएएस अधिकारियों का ये काम नहीं था। मगर ये काम भी नहीं कि कोई आईएएस अधिकारी इतना बड़ा समझे अपने आप को कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए न जाएं, या तो उनका आदर न करें। और जैसे कि अभी गुजरात में हुआ, महात्मा गांधी के नाम पर जो इंस्टीट्यूट, कभी उसकी एक प्रतिष्ठा थी, देश में भी प्रतिष्ठा थी, सनत मेहता जैसे लोगों ने उसका सिंचन किया था। नरेंद्र मोदी जब तक मुख्यमंत्री थे, महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट के प्रति उनका एक विशेष भाव रहा। उनकी लाडली संस्था थी, वो इतनी खड्डे में गई है, कौभांड शूर, मैं तो गुजराती में उसका शब्द प्रयोग कर रहा हूं, गलत कामों में इन्वॉल्व है। और वो अधिकारियों की बदौलत है। और अधिकारियों को, जैसे कि विपुल मित्रा वहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कि महानियामक है उसके, यानी महानिदेशक हैं एमजीएलआई के, अभी पिछले दिनों उसकी कार्य समिति की बैठक हुई, तो उनके जो अध्यक्ष और जो कि विजय रूपाणी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट के, दिलीप ठाकुर की अध्यक्षता में वो कार्य समिति की बैठक हुई। और विपुल मित्रा जो कि यजमान थे, जिन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिनको मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए उपस्थित रहना चाहिए था, वो आधे घंटे लेट आते हैं। जबकि उनका लगभग एजेंडा खत्म होने को आया, तब जनाब ने अमिताभ बच्चन स्टाइल में एंट्री मारी। वो बोले, मैं गलती से आपके गांधीनगर कार्यालय पहुंच गया था। अरे भैया, तुमने तो एजेंडा भेजा था सबको, कार्य समिति को। ऐसी तौहीन करने वाले अधिकारियों के सामने मेरे ख्याल से जो शासक कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, तो फिर तो अल्लाह जाने क्या होगा। तो सरदार पटेल ने ऐसे लोगों को नहीं चुना था, ऐसी सिविल सर्विस की अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए सरदार पटेल जिस बात की सिविल सर्विस की बात करते थे, वो सिविल सर्विस में निष्ठा होनी चाहिए थी, प्रामाणिकता होनी चाहिए थी। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इसलिए कि राजनेता तो देश को बेच डालने की बात करेंगे, प्रजा के पैसों से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्थापित किए गए देश में, उनको बेचने का जो काम कांग्रेस की सरकार में हुआ या तो भाजपा की सरकार में हुआ और वर्तमान में भी चल रहा है, तो उसको रोकने का काम कस्टोडियंस जो होना चाहिए, कस्टोडियंस ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट, वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। बजाय उसके वो राजनीतिक शासकों से मिलीभगत होकर मलाई खाते हैं। राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, भगवान बचाए अपने देश को ऐसे शासकों से, ऐसे प्रशासकों से।
कम से कम इनको, शासकों को और प्रशासकों को, सरदार पटेल का नाम लेने का अधिकार तो नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं। सरदार का ये स्वप्न भी नहीं था। इसलिए आज हमने ये बात छेड़ी और मुझे आनंद इस बात का है कि कम से कम जिन 78 आईएएस और आईपीएस अधिकारी, सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने फार्मर्स एजिटेशन को समर्थन देने में अपने जमीर का देश को परिचय दिया है, मैं उनको सलाम करता हूं, देश के किसानों को सलाम करता हूं और अपनी केंद्र सरकार, जो कि अपनी केंद्र सरकार है, उसको गुजारिश करता हूं कि वो किसानों के आंदोलन को प्यार से, समझदारी से, उनकी जायज मांगों को स्वीकार करके उसको समेटने के लिए यथोचित प्रयास करें। आज के एपिसोड में इतनी बात। कल फिर मिलेंगे रात को बराबर 9 बजे। नमस्कार।